हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सौरव ठक्कर। अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो आपको उस स्टॉक को खरीदने से पहले इन 4 चीजों का खास ध्यान रखना होगा। नंबर 1 है बिजनेस। देखिए, आप कभी भी स्टॉक नहीं खरीदते हैं, आप उस बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदते हैं या कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी का जो बिजनेस सेक्टर है, वो सेक्टर आने वाले 5-10 सालों में कैसा परफॉर्म कर सकता है या आने वाले 5-10 सालों में कैसा परफॉर्म करेगा। उसकी डिमांड क्या रहने वाली है, कंपनी सनराइज बिजनेस है या सनफॉल बिजनेस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 है फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स भले ही धीरे धीरे ग्रो हो रहे हो, लेकिन वो ग्रो होने जरूरी है। कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, ये सब आपको देखना होगा। और भले ही वो धीरे एकदम स्लो ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। नंबर 3 है रिस्क। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से कितना रिस्क है, कंपनी के कॉस्ट क्या है, कंपनी के किंग्स क्या है, कंपनी में कब किस टाइम में एंट्री लेनी है और किस टाइप में एग्जिट लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको फुल्ली उस कंपनी के न्यूज से, उस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट से अपडेटेड रहना पड़ेगा। नंबर 4 है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए, कंपनी ऐसे सेक्टर में काम करती है जहां पे कोई भी आ सकता है और कोई भी आके अपना बिजनेस बना सकता है, ठीक है। तो उस नए प्लेयर के आने से कंपनी को कोई ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। वो स्ट्रेंथ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के तरह हो सकता है, या फिर कोई प्रोडक्ट के थ्रू हो सकता है। इसका अगर आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है कि अगर कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ना हो तो कंपनी का क्या हाल होगा, तो आपको वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल से समझ सकते हो। जियो आने से पहले सब कंपनी एकदम सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही जियो ने मार्केट में एंट्री ली, आपको पता ही है कि वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। और वो अब किस हाल में है ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो कंपनी के पास अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में। तो आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, उस इंडस्ट्री का नाम है एआई इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आपके माइंड में यही सवाल आ रहा होगा कि एआई क्या है। तो एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, अगर आपका इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप अपने फोन में गूगल असिस्टेंट या जिसके पास एप्पल का फोन है वो सीरी को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि सीरी और गूगल असिस्टेंट एक टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। अगर आप उनको कोई कमांड देते हैं या आप उनको कोई काम करने का बोलते हैं, तो वो पहले अपनी इंटेलिजेंस से उस काम को प्रोसेस करेंगे, देन आपको आउटपुट देंगे। और ये ह्यूमंस द्वारा मेड है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी थोड़ा इस इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूसी ग्लोबल रिपोर्ट्स, 2030 तक एआई इंडस्ट्री 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। तो एक सिंपल फंडा है कि जहां पर पैसा बनता है ना, वहां पर पैसा लगता भी जरूर है। तो इसलिए लोग इस पे बहुत बुलिश है। आपने ये सोचा है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, टेस्ला, ये सब एआई के पीछे वर्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एआई जो है वो हमारे लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखना है तो स्मार्टफोन आने से पहले की जिंदगी और स्मार्टफोन आने के बाद की जिंदगी कितनी इजी है, आप देख लीजिए। आप खुद ही रियलाइज करते हैं कि स्मार्टफोन आने के पहले कितना कुछ है जो बहुत लेट होता था। जो काम हम 1-2 दिन में कर सकते थे, वो काम अब हम 2-3 घंटे या 4 घंटे में कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर्स को देख लीजिए, कंप्यूटर आने के पहले जो काम 3-4-5 दिन में होते थे, वो अब कुछ घंटों में हो जाता है। तो ये उसी तरह एआई भी हमारी लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो इसीलिए सब जो भी बड़े प्लेयर्स है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वो इस एआई इंडस्ट्री के पीछे बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। और इसका एक पहलू भी है कि जो सिंपल जॉब्स हैं वो एआई के आने से चली जाएगी। मान लीजिए डिलीवरी बॉय की जॉब चली जाने वाली है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा या आपने न्यूज भी सुनी होगी कि दुबई में ड्रोन से डिलीवरी होना शुरू हो गई है। तो वो ड्रोन किससे चलेगा? एआई से ही चलेगा। और ड्राइवर की भी जॉब जाने वाली है, क्योंकि टेस्ला ने ऑलरेडी ड्राइवरलेस कार ला दी है और धीरे धीरे ये सब जगह फैल रहा है। तो जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर की जॉब भी जाने वाली है, क्योंकि ड्राइवरलेस कार ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये सब किसके बेस पे है? ये सब एआई के बेस पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे है। इसीलिए लोग और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है दुनिया के, वो एआई के पीछे बुलिश है या एआई के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अब फ्यूचर ही एआई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एक एआई रिलेटेड स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं, और स्टॉक का नाम है जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जेंसर टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1991 में पुणे में हुई थी। जेंसर के पास फिलहाल 10,000 से ज़्यादा एसोसिएट्स हैं। जेंसर पूरी दुनिया में 33 कंट्री में वर्क करता है, जिसमें मेन है यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। जेंसर जो कि एक इंडिया में रेप्यूटेड ग्रुप है, आरपीजी उस ग्रुप की सब्सिडरी है। जेंसर के ऊपर 200 से भी ज़्यादा लीडिंग एंटरप्राइज डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 200 से भी ज़्यादा लीडिंग एंटरप्राइजेस हैं वो कोई ना कोई तरीके से जेंसर से जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो एआई हो, फिर चाहे वो उनकी कोई डिजिटल सर्विस हो, उसके ऊपर कंपनी के 200 से भी ज़्यादा लीडिंग ब्रांड्स जुड़े हुए हैं या उनके ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी का मेन पर्पस क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, ये जो एआई का वर्ल्ड है, इसमें हर दिन नया नया चेंज आता रहता है और हर दिन नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो कंपनी का मेन मोटो ये है कि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आती है उसका हर दिन सॉल्यूशन मिलता रहे और जेंसर उन्हें हर दिन बेटर और स्मार्ट बनाता रहे। ये जेंसर का मेन मोटो है। तो चलिए अब हम जेंसर के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। जेंसर एक लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और साथ ही साथ जेंसर एआई के ऊपर भी वर्क करती है। जेंसर मेनली इन सेक्टरों में काम करती है, जो कि पहला है हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर एंड रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर्स। आप देख सकते हैं कि कंपनी ज़्यादातर ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जो कि सनराइज सेक्टर है, यानी कि जो आने वाले सालों में बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाले हैं। जो देखिए इन सेक्टर्स की ग्रोथ होगी तो साथ ही साथ जेंसर की भी अपने आप ही ग्रोथ होगी। और जेंसर की एक एयर लैब्स करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जिन्होंने एआई को बहुत ही सीरियसली लिया है और वो पूरी तरह से अपना ध्यान एआई के ऊपर लगाए हुए हैं कि वो एआई में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। और जेंसर ने पिछले 3 सालों में 100 से भी ज़्यादा पैटर्न्स फाइल किए हैं। आप समझ सकते हैं कि पैटर्न फाइल करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन पिछले 3 सालों में जेंसर ने 100 से भी ज़्यादा पैटर्न फाइल किए हैं। मतलब समझ सकते हो कि जेंसर कितना एग्रेसिवली एआई पे वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कौन से कंट्रीज से आता है। कंपनी का 74.7% रेवेन्यू यूएसए से आता है। कंपनी का 15.2% रेवेन्यू यूके एंड यूरोप से आता है और बाकी का 10.1% कंपनी का रेवेन्यू साउथ अफ्रीका से आता है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू यूएसए से आता है और इसलिए अगर यूएसए में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम कंपनी पे देख सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू कौन सी कंट्रीज से आता है ये देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि कौन सा सेक्टर से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है। हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग से 53.6% कंपनी को रेवेन्यू आता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी को 27.7% का रेवेन्यू आता है। कंज्यूमर सर्विसेज से कंपनी को 15.4% का रेवेन्यू आता है और एम्पावरिंग से 3.3% का रेवेन्यू जेंसर अर्न करता है। तो चलिए अब हम कंपनी के पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं। कंपनी का पिछला 1 साल का रिटर्न देखने के लिए मैं आया हूँ टिकट टिप की वेबसाइट पे। तो कंपनी ने पिछले 1 साल में 178.24% का रिटर्न दिया हुआ है, जिस दौरान कंपनी ने 187 का हाई और 172 का लो बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम कंपनी की बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो कि टिकट टिप पे अवेलेबल है वो देख लेते हैं। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ही खाली रेड फ्लैग में है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। बाकी कंपनी अच्छे डिविडेंड देता है। कंपनी का इंटरेस्ट रेट भी एफडी से ज़्यादा है। एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छा है, आप अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉक एएसएम एंड जीएसएम की लिस्ट में भी नहीं है। ऑल ओवर ऑल ओवर स्टॉक का रिव्यू बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम कंपनी के पिछले 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले 5 साल में 152.2% का रिटर्न दिया हुआ है और इस दौरान कंपनी ने 587 के हाई और 63.80 के लो को टच किया हुआ है। तो चलिए अब हम जो टिकर टेप की प्रो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है वो देख लेते हैं। कंपनी की डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। नेक्स्ट 12 मंथ के लिए कंपनी क्वालिटी चेक्स में टॉप परफॉर्मर है और कंपनी का ग्रोथ स्कोर भी बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम कंपनी का रिजर्व्स देख लेते हैं। देखिए रिजर्व्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको हर बार देखनी चाहिए। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि देखिए अगर कंपनी के ऊपर अचानक कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक देश में आ जाता है तो कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो वो करने पड़ते हैं, जैसे कि ऑफिस का रेंट हो गया, कोई भी अगर आपने कंप्यूटर्स लेके रखे हैं, ब्रॉडबैंड लेके रखे हैं तो उनका जो इंटरनेट सर्विस का पैकेज हो गया वो आपको देने ही देने हैं। तो वो खर्चे कंपनी उधार लिए बिना, दूसरों से पैसे बोरो किए बिना अपने रिजर्व से दे सकती है। दैट्स वाई लोग या कंपनी रिजर्व रखते हैं कि कोई बुरे वक्त में उनको काम आए। तो 2018 में कंपनी के पास 1624 करोड़ का रिजर्व था, जो 2019 में बढ़ के 1897 करोड़ हो गया। फिर 2020 में ये वापस से बढ़ा और 2045 करोड़ हो गया। एंड करंटली 2021 में कंपनी के पास 2297 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 2300 करोड़ का रिजर्व है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू देख लेते हैं। 2018 में कंपनी की सेल्स थी 3108 करोड़, जो 2019 में बढ़ के हुई 3966 करोड़। फिर वापस 2020 में वो बढ़ के हुई 4182 करोड़ एंड 2021 में यानी कि 2021 में वो थोड़ी सी कम होके 3781 करोड़ के ऊपर आ गई है। तो चलिए अब हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। 2018 से लेकर 2020 तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 12% था, ना वो कम हुआ ना वो ज़्यादा हुआ। लेकिन 2021 में वो बढ़ के 18% का हो गया और टीटीएम में वो 19% रहने का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का इम्पैक्ट अपने बिजनेस पे कितना है या अपनी पकड़ कंपनी के बिजनेस पे कितनी है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम नहीं होने दिया है बल्कि बढ़ाया है। तो चलिए अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देख लेते हैं। कंपनी का 2018 में प्रॉफिट हुआ था 242 करोड़, जो बढ़ के 2019 में 314 करोड़ के आसपास रहा, जो वापस 2020 में कम हो गया और 263 करोड़ रहा और वापस 2021 में बढ़ के 300 करोड़ हुआ और टीटीएम में वो 328 करोड़ का होने का अनुमान है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में देता है। इंटरेस्ट क्या होता है? जो कंपनी की ने बोरोविंग्स ली हुई है उसके ब्याज का इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 2018 में कंपनी ने 12 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, जो कम होकर 2019 में 9 करोड़ हो गया, जो 2020 में बढ़ के 23 करोड़ हो गया और 2021 में जो कम हो गया 22 करोड़ हुआ और टीटीएम में वो 21 करोड़ होने का अनुमान है। तो अभी हमने वो इंटरेस्ट देखा जो कंपनी ने कर्जे के ऊपर भरती है या कंपनी ने जो कर्जा लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट भरती है, राइट। तो अभी हम ये देखते हैं कि कंपनी के ऊपर आखिर कर्जा है कितना। 2019 में कंपनी के ऊपर 300 करोड़ का कर्जा था, 2020 में जो बढ़ के 332 करोड़ का हुआ और 2021 में वो बढ़ के 350 करोड़ का हुआ। आपने एक बार नोटिस की कि कंपनी का कर्जा बढ़ा है लेकिन एकदम सिग्निफिकेंट वे से नहीं बढ़ा है, वो धीरे धीरे करके बढ़ा है। और कंपनी के पास हमने आगे देखा उस हिसाब से इतनी रिजर्व है कि कंपनी जब चाहे तब अपने कर्जे को ख़त्म कर सकती है। इसका मतलब है कि आप ऑलमोस्ट कंपनी को डेब्ट फ्री गिन सकते हैं या बोरोइंग फ्री गिन सकते हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 49.18% की शेयर होल्डिंग है, डीआईआईज के पास 21.13% की शेयर होल्डिंग है, एफआईआई के पास 17.18% की शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास 12.59% की शेयर होल्डिंग है। आशीष धवन सर जो कि एक इंडिया के इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर है, उनके पास 1.33% की शेयर होल्डिंग है, जो पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ी है। जो पहले 1.25% थी वो अब 1.33% हो गई है। तो इसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर्स और पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि बड़े इन्वेस्टर एंड पब्लिक दोनों ही इस कंपनी पे अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी के लिए। तो लास्ट में हम कंपनी के दो की पीपल्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है कंपनी के सीईओ एंड एमडी अजय एस भुतोरिया, जिनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है यूरोप में और इंडिया में, और ये साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं एल&टी में। आप जान सकते हैं कि इनके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है और एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जेंसर के पास है, और इनके चेयरमैन हैं हर्ष गोइनका सर।